हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का संज्ञान क्लासेस के इस इम्पोर्टेंट सेशन में। आज हम बात करेंगे संस्कृत की पेडागोजी प्रैक्टिस के बारे में। हमने जो लास्ट क्लास में संस्कृत पेडागोजी से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स किए थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या है, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन है उसे ध्यान से पढ़ना है और उसका अर्थ निकालने की कोशिश करनी है। अवबोधनात्मकम परीक्षणम इत्यर्थम किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम। बहुत साफ साफ दिख रहा है इसमें ये क्या पूछना चाह रहा है कि जो अवबोधनात्मक परीक्षणम है निम्नलिखित में से उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। देखते हैं। पाठ का शीर्षक, पाठस्य शीर्षकम। संदर्भस्य ज्ञानम, यानी संदर्भ में ज्ञान, कॉन्टेक्स्ट। पाठेषु उपशीर्षकाणि, पाठ का उपशीर्षक या लेखन अभ्यास। तो आप खुद देखो आपको सबसे अच्छा ऑप्शन क्या लग रहा है कि जो अवबोधनात्मक परीक्षण होता है, बोधन का मतलब क्या होता है, समझ। समझ यानी समझ के साथ परीक्षण, उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होगा, जो पाठ का शीर्षक है वो, या संदर्भ में ज्ञान की, जो बच्चा है उसे संदर्भ में ज्ञान प्रदान किया जाए, उसे एक एक शब्द का मीनिंग समझ में आया हो, संदर्भ में बताना है उसे एक एक शब्द का अर्थ। या फिर पाठ का उपशीर्षक इम्पोर्टेंट होगा या फिर लेखन अभ्यास इम्पोर्टेंट होगा। तो सीधे सीधे हमें दिख रहा है इसका आंसर क्या होगा, आप सभी सोच भी चुके होंगे शायद। इसका आंसर होगा हमारा बी, संदर्भस्य ज्ञानम। यानी बच्चे के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, संदर्भ में ज्ञान। आप एक चीज गांठ बांध लो, जहां भी आपको ये संदर्भ शब्द दिख जाए, चाहे हिंदी हो या संस्कृत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा। कुछ भी पूछा हो आपसे और अगर आपको ये वाला ऑप्शन दे रखा हो, संदर्भ में ज्ञान या संदर्भ में पाठ पढ़ना, कुछ भी इस टाइप का, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, या विभिन्न संदर्भों में प्रयोग करना भाषा का, इस टाइप से कुछ भी आपको ऑप्शन दे रखा है तो वो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, संदर्भ वाली चीज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो सकता है आगे इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछे जाएं। नेक्स्ट है सेकंड, कोपी छात्र, यानी कोई छात्र अनुकरणापेक्षया मूल रूपेण रचनात्मकम लेखन लिखती, इदम किम कथ्यते। यानी ये कह रहे हैं कि कोई छात्र अनुकरण करके मूल रूप से रचनात्मक लेखन लिखता है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, कथा लेखनम, संवाद लेखनम, सृजनात्मक लेखनम या पत्र लेखनम। अब आप ध्यान से देखो, मूल रूपेण रचनात्मकम, रचनात्मक, रचनात्मक, मूल रूप से, मौलिक, मौलिक, ये जो दोनों शब्द हैं वो किस शब्द से के साथ रहते हैं, मतलब किस शब्द की व्याख्या कर रहे हैं इन चारों में से। जो रचनात्मकता है, जो मौलिकता है, वो होती है सृजनात्मकता में। तो सेकंड का आंसर आपका सी सही हो जाएगा कि बच्चा क्या कर रहा है, सृजनात्मक लेखन लिख रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, मूल रूप से रचना कर रहा है, खुद से, मौलिक रूप से अपने विचारों की रचना कर रहा है, वो अपने विचारों का लेखन लिख रहा है। तो वहाँ कौन सा लेखन हो जाएगा आपका, सृजनात्मक लेखनम हो जाएगा। ठीक है, इसका सी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है थर्ड आपका। थर्ड आता है, साहित्य शिक्षणे किम सर्वाधिकम महत्वपूर्णम। सीधे सीधे इस क्वेश्चन का आपको भाव समझ में आ रहा होगा, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, साहित्य शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है। शब्दकोश, पाठस्य संदर्भ, सम्यक उच्चारणम, छंद ज्ञानम। अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में ही कि जहां भी आपको कौन सा शब्द दिख जाए, सोच लिया होगा शायद आप सभी ने, बिल्कुल संदर्भ। जहां भी आपको ये शब्द दिख जाए, आंख मीच के आंसर टिक कर दो, यही सही होना है। ठीक है, बिल्कुल सही। इसका आंसर क्या होगा, पाठस्य संदर्भः। यानी साहित्य शिक्षण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, पाठ का संदर्भ, कि बच्चे को पाठ का सार समझ में आना चाहिए, उसका संदर्भ समझ में आना चाहिए कि पाठ में कहना क्या चाह रहे हैं, उसका संदर्भ क्या है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपने देखा भी होगा जब भी हम साहित्य शिक्षण पढ़ते हैं तो उसमें क्या चीज़ पढ़ते हैं सबसे अच्छी तरीके से,
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? अधिगमना अधिगमन अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रेषु किम क्षेत्रम उच्च स्तरीय चिंतनेन संबद्धम, यानी अधिगम के अंतर्गत विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में किस क्षेत्र में उच्च स्तरीय चिंतन संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च स्तरीय चिंतन से संबंधित है? तो पहला है हमारा स्मरणात्मक। देखो अर्थ समझो, स्मरण मतलब याद करना। तो आप खुद सोचो, अधिगम के अंतर्गत चिंतन से संबंधित याद करना। याद करना क्या हो गया? रटना हो गया। इसमें चिंतन करने की क्या जरूरत है? केवल रट लिया बच्चे ने और उसे याद कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं। अवबोधनात्मक मतलब अभी मैंने आपको बताया था, बोधन का मतलब होता है समझ, कि बच्चा क्या कर रहा है, किसी भी चीज को समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, समझ के साथ उसे पढ़ रहा है, समझ के साथ उस बात पर चिंतन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है मूल्यांकनात्मक और फोर्थ है हमारा अनुव्यवहारात्मक। तो आप खुद सोचो कि इन चारों में से कौन सा ऐसा स्तर है जो अधिगम के अंतर्गत भिन्न भिन्न क्षेत्रों में उच्च स्तरीय चिंतन करने के लिए बच्चे को प्रेरित करता है। याद करना, समझ के साथ पढ़ना, मूल्यांकन या व्यवहारात्मक। बताइए कौन सा होगा? कौन सा होगा इसका? बी, अवबोधनात्मक यानी समझ के साथ पढ़ना। जब बच्चा किसी चीज को समझेगा तो उसके बारे में विचार करेगा, उसके बारे में चिंतन करेगा, उसके बारे में सोचेगा। कब? जब वो उस चीज को समझेगा। ठीक है, तो किस में, कौन से वाले स्तर में संभव है? अवबोधनात्मकम स्तर में क्या संभव है? उच्च स्तरीय चिंतन संभव है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, शब्द ज्ञानार्थम किम उपयुक्तम, यानी शब्दार्थ के ज्ञान के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? अलंकार का परिचय, वर्ण विन्यास, कवि परिचय या विभिन्न संदर्भेषु शब्द प्रयोग। अब आप इसका आंसर समझ ही गए होंगे। अब तक हम इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये तीसरा क्वेश्चन आया है इससे रिलेटेड। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा विविध संदर्भेषु शब्द प्रयोग। शब्द के ज्ञान के लिए, शब्दार्थ के ज्ञान के लिए सबसे उपयुक्त क्या है? विभिन्न संदर्भों में शब्दों का प्रयोग करना, यानी अलग अलग संदर्भ में आप क्या कर रहे हैं? शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो सबसे उपयुक्त होगा किसके लिए? शब्दार्थ के ज्ञान के लिए। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन बेस्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, भाषण कौशल मूल्यांकनार्थम अनिवार्यम। भाषण कौशल के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? भाषण कौशल कौन सा होता है हमारा? मौखिक कौशल, यानी वो कौशल जिसमें बच्चे की कौन सी स्किल बढ़ती है? मौखिक, ओरल स्किल बढ़ती है। ओरल कौन सी स्किल है? ये ओरल स्किल है भाषण कौशल हमारा। इसके मूल्यांकन के लिए आप क्या करेंगे? सबसे अच्छा चारों ऑप्शन में से इसके मूल्यांकन के लिए क्या होगा? तो भाषण कौशल के मूल्यांकन के लिए तो सबसे अच्छा वो होगा ना जिसमें बच्चा क्या करेगा? अपनी मौखिक अभिव्यक्ति करेगा। तो अब आप सबसे पहले ये देखो कि चारों ऑप्शन में से ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें बच्चा अपनी मौखिक अभिव्यक्ति कर रहा है। फर्स्ट, संभाषणम यानी भाषण देना। भाषण, बच्चा क्या कर रहा है? भाषण दे रहा है, अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है निरंतरम श्रवणम, यानी बच्चा क्या है? लगातार सुन रहा है। निरंतर श्रवणम में क्या होगा? बच्चा लगातार सुन रहा है। तो अब ध्यान से देखो, श्रवणम यानी सुन रहा है, तो इससे कौन सा कौशल विकसित होगा? इससे विकसित होगा बच्चे का श्रवण कौशल। तो ये तो भाषण कौशल में नहीं उपयुक्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट है संवाद लेखनम। संवाद लेखनम यानी बच्चा संवाद को लिख रहा है। संवाद मतलब जो हम आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं। आपने देखा होगा संवाद चैप्टर भी होता है एक संस्कृत में कि राम लिखा है, राम कहाँ जा रहे हो? श्याम, मैं घर जा रहा हूँ। मतलब एक तरीके से क्या लिखवा रहे हैं हम? बच्चे से संवाद लिखवा रहे हैं। तो लिखना कौन से कौशल का विकास हो रहा है? लेखन कौशल का विकास हो रहा है संवाद लेखन से। ठीक है, नेक्स्ट है
हमारा भाव अनुगुणम पाठ्य वस्तु विश्लेषण, यानी भाव के अनुसार पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करना। ये भी भाषण कौशल में का मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। सबसे उपयुक्त क्या है? संभाषण, कि बच्चा अपनी बात को भाषण के थ्रू सबके सामने कह रहा है, भाषण के जरिए सबके सामने बोल रहा है, व्यक्त कर रहा है बोलकर अपनी बात को। तो भाषण कौशल के मूल्यांकन के लिए सबसे अनिवार्य क्या होगा? संभाषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। 7वां क्वेश्चन है हमारा, गृह कार्यस्य मुख्य उद्देश्य अस्ति। गृह कार्य का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? हम बच्चे को होमवर्क क्यों देते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है छात्रा गृहे नवीन पाठान पठितुम रुचि प्रदर्शयु, कि बच्चा नए पाठ के प्रति अपनी रुचि प्रदर्शित करे। चलो देखते हैं आगे वाले ऑप्शन को। सेकंड ऑप्शन है हमारा कि अभिभावक जिनियु यत छात्र विद्यालय किम किम पठंती, यानी अभिभावक ये जाने कि छात्र विद्यालय में क्या क्या पढ़ता है। चलो देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, पठित पाठान अधिकृत्य अभ्यास क्रियु, की जो बच्चा है वो अपने पठन पाठन के दौरान क्या करे? अभ्यास करे अधिक से अधिक। चलो, पठने छात्र रुचि वर्धनम, किस लिए? बच्चे की पठन के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए। तो गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो बच्चे को पढ़ाया गया है, बच्चा क्या कर सके? उसका अभ्यास कर सके घर जाके, यानी जो उसे कक्षा में पढ़ाया गया है उसी चीज का वो घर जाके क्या कर सके? अभ्यास कर सके। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि गृह कार्य को जो हम खुद भी सोचिए आप, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये होता है कि जो बच्चे को स्कूल में कराया गया है वो घर पर जाकर उसका अभ्यास कर सके। आपने देखा होगा छोटी क्लासेस में, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, यहाँ तक कि फर्स्ट तक शायद, क्या होता है कि हम बच्चे को क्या दे देते हैं? एचडब्ल्यू सेम। क्यों दे देते हैं? क्योंकि जो चीज़ उसने स्कूल में करी है वो उसे जाकर घर पे एक बार रिवाइज कर सके, उसका अभ्यास कर सके, जिससे उसका क्या बढ़े? उसके लेखन कौशल में भी वृद्धि हो, उसके पठन कौशल में भी वृद्धि हो। ठीक है, इसलिए क्या होगा? इसका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन है, वाचन अभ्यास समय कोई कोपी छात्र पाठगतस्य शब्दस्य स्थाने किमपि अन्य शब्दम वदति, अध्यापकेन किम कर्तव्यम। अब पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या कहना चाह रहा है? वाचन अभ्यास के समय कोई छात्र पाठागतस्य यानी पाठ में आए हुए शब्द के स्थान पर अन्य शब्द वदती मतलब बोल देता है। देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो आपको आंसर भी मिल जाएगा। वाचन अभ्यास के समय कोई छात्र पाठ में आए हुए शब्द के स्थान पर कोई अन्य शब्द बोल देता है, अध्यापक का कर्तव्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, पुनः पठतु इत्यादेश शीघ्रमेव दातव्य, उसे दोबारा पढ़ने के लिए शीघ्र ही आदेश देना चाहिए। बताओ, बिल्कुल नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है कि उसे तुरंत ही बोलना है दोबारा से पढ़ो, नहीं, गलत, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट है छात्रः संपूर्णम अंशम पठेत, यानी पहले छात्र को क्या करने दो? पूरा अंश पढ़ने दो, जो वो चीज पढ़ रहा है उसे पहले पूरा पढ़ लेने दो। उसके बाद क्या कहो उससे कि अब इस पे विचार करो कि तुमने क्या नहीं बोला है, विचार करो कि तुमने क्या बोला है, या तुमसे क्या छूट गया है, या तुमने क्या गलत बोला है। ठीक है, तो ये करना है सी ऑप्शन, तक्ष तक्षण में शुद्धि करनी है, तभी तुरंत ही उसकी उस चीज में शुद्धि कर देनी है। नहीं, हमें ऐसा भी नहीं करना है कि बच्चे को टोक कर एकदम कह देना है कि तुमने गलत बोला है, ऐसा नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। श्याम पट्टे लिखित व छात्र की बच्चे से श्याम पट्ट पर लिखवाना है, बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना है? पहले बच्चा एक बार उस पूरे अंश को पढ़ ले, उसके बाद हमें उसे विचार करने के लिए बोलना है कि तुमने क्या गलत कहा है, या तुमने क्या चीज़ नहीं बोली है, या क्या चीज़ गलत बोली है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पर, कोपी छात्र कोई छात्र सॉरी कोपी अध्यापक कोई अध्यापक छात्रस्य असमीचीन प्रतिक्रियाम अपि उत्साहेन स्वीकरोति, यानी कोई अध्यापक है जो छात्र की असमीचीन प्रतिक्रिया यानी गलत प्रतिक्रिया को भी उत्साह के साथ स्वीकार कर रहा है। तो वह अध्यापक क्या, मतलब वह अध्यापक क्या है? छात्राणां भाव विकासस्य प्रक्रिया सम्यक रूपेण अवगच्छति, यानी छात्रों के भाव विकास की प्रक्रिया से अच्छे रूप से अवगत है। छात्राणां विकास दृष्टिया तेभ्य प्रोत्साहन यच्छति, या बच्चे के भाषा विकास के लिए प्रोत्साहन कर रहा है। शिक्षण
कौशलम अनुपाल्यते, ये शिक्षण कौशल के अनुपालन कर रहा है। यह संज्ञानात्मक विकासस्य प्रयत्नशील, यह संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में प्रयत्नशील है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, एक अध्यापक है जो बच्चे की गलत प्रतिक्रिया को भी कक्षा में उत्साह के साथ स्वीकार कर रहा है, तो वह अध्यापक क्या है, वह छात्रों की भाव विकास की प्रक्रिया से अच्छे रूप से अवगत है। उसे पता है कि बच्चा इस एज में ऐसा करता है, इसलिए वह बच्चे की गलत प्रतिक्रिया को भी उत्साह के साथ कक्षा में स्वीकार कर रहा है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन है हमारा, रचनावादः यानी कंस्ट्रक्टिविज्म इत्यनेन अभिप्राय अस्ति, यानी जो रचनावाद का अभिप्राय है, यत् छात्रा स्व अनुभवान् अधिकृत्य तत्वानि तथ्यानि च अवगच्छन्ति ज्ञान निर्माणे च संलग्न भवति। बी है विभिन्नानि तत्वानि निर्दिष्ट सिद्धांत अनुसारन अवगच्छन्ति। देखो अब थोड़ा थोड़ा इसका अर्थ निकालो पहले। इस ऑप्शन में ये कहना चाह रहे हैं कि वो क्या करे, सिद्धांत के अनुसार क्या करे, भिन्न भिन्न तत्वों को निर्दिष्ट करे सिद्धांत के अनुसार। तो सिद्धांत पर तो हमें बिल्कुल नहीं जाना है, रचनावाद ये तो नहीं कहता है ना कि सिद्धांतों को रटो या सिद्धांत के अनुसार चलो, तो बी ऑप्शन तो गलत हो गया। शिक्षक सहायेन विभिन्न माध्यमे व शोध कार्य कुर्वन्ति, यानी शिक्षक क्या करे, भिन्न भिन्न माध्यमों से बच्चों से शोध कराए, ये भी नहीं करना है। स्वानुभवे शिक्षण सामग्री रचन्ति, अपने मतलब स्वयं से शिक्षण सामग्री की रचना करना नहीं। छात्रों का क्या होता है, इसमें होगा हमारा स्व अनुभवान अधिकृत्य तत्वानि तथ्यानि च अवगच्छन्ति ज्ञान निर्माणे, यानी अपने अनुभव के अनुसार बच्चे क्या करें, अपने ज्ञान का निर्माण करें अपने अनुभव के अनुसार। रचनावाद में क्या होता है, अभी मैंने बताया था, जो रचनात्मकता होती है, जो रचनावाद होता है वो सृजनात्मकता से रिलेटेड होता है, यानी बच्चा क्या करे, सृजन करे, चीज़ों को क्या करे, चीज़ों का मतलब कोई भी चीज़ है उसका सृजन करे। तो इसमें भी ये दे रखा है कि बच्चा अपने अनुभव से क्या कर रहा है, ज्ञान का निर्माण कर रहा है। तो यही कहता है हमारा रचनावाद कि बच्चा खुद से करके सीखे, खुद से अपने ज्ञान का निर्माण करे। तो इसका ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 11th क्वेश्चन है, भाषा शिक्षणस्य कः विधि छात्रान् तथा भाषाया परस्पर अंतःक्रियार्थम प्रेरयति, यानी भाषा शिक्षण में कौन सी विधि छात्रों को परस्पर अंतःक्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। व्याकरण अनुवाद विधि, संप्रेषणात्मक विधि या अनौपचारिक विधि। देखो एक दूसरे के साथ परस्पर मतलब एक दूसरे के साथ हम अंतःक्रिया कब करेंगे, जब हम एक दूसरे से बात करेंगे। तो वो कौन सी विधि में संभव होता है, संप्रेषणात्मक विधि में, यानी संप्रेषण का तो मतलब ही क्या होता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करना। ठीक है, कम्युनिकेशन। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका, सी, क्योंकि बच्चे अपनी भाषा का परस्पर आदान प्रदान कब करेंगे, जब वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, संप्रेषण करेंगे। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, श्रवण कौशल विकासार्थम कह उत्तम मार्ग। अब आपको थोड़े थोड़े शायद क्वेश्चंस भी समझ में आने लगे होंगे, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी है कि श्रवण कौशल के विकास के लिए कौन सा मार्ग उत्तम है। श्रवण कौशल कौन सा होता है, सुनने वाला कौशल, यानी जिसमें बच्चा क्या करेगा, सुनेगा। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बैठता है। ये है विद्यालयस्य विभिन्न कार्यक्रमेषु भाषा श्रवणस्य अवसरा, यानी विद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में बच्चे को क्या करना है, भाषा को सुनने के अवसर प्रदान करने हैं। देखो श्रवण यानी सुनना। नेक्स्ट, कथित वाक्यान पुनरावृत्ति, जो वाक्य कहा गया है उसको दोबारा दोहराना। तो दोहराना तो मैंने वैसे भी नेगेटिव बता रखा है आपको, तो ये तो होगा नहीं। छात्र कथननाम सावधानम श्रवणम, यानी बच्चे को क्या कहना है, कहानी को सावधान
तरीके से, मतलब सही तरीके से सुनने के लिए बोलना है। ठीक है, चलिए। ध्यानेन श्रवणंतु इति छात्रेभ्य पुनः पुनः निर्देशिता नाम, यानी क्या कहना है कि बच्चे ध्यान से सुने और मतलब छात्रों को हमें पुनः पुनः निर्देश देना है कि आप ध्यान से सुनिए। सबसे अच्छा ऑप्शन इसका क्या होगा कि विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रमेषु भाषा श्रवणस्य अवसरा, विद्यालय में विभिन्न कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को हमें क्या देना है, सुनने के अवसर देने हैं। जैसे हमने भाषण प्रतियोगिता रखवा दी तो बच्चे क्या करेंगे, उसे सुनेंगे। ठीक है, वाद विवाद प्रतियोगिता रखवा दी, बच्चे क्या करेंगे, उसे सुनेंगे। तो उनको सुनने से बच्चे का क्या होगा, श्रवण कौशल का विकास होगा। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 क्वेश्चन है आपका यहाँ पर स्क्रीन पर। ध्वनि अभ्यासार्थ किम करणीयम, ध्वनि उच्चारण के अभ्यास के लिए क्या करना चाहिए। ध्वनि सिद्धांतनाम पाठनम, जहां भी सिद्धांत आ जाए वो तो निगेटिव है, तो ये तो गलत हो गया आपका। बी है संधि युक्त पदानाम अभ्यास, यानी जो संधि युक्त पद हैं, शब्द हैं, उनका अभ्यास करने के लिए देना। नहीं। सी ध्वनि उच्चारणम संबद्ध विभिन्न गतिविधियां, देखो एक चीज है विभिन्न गतिविधि, ये शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। विभिन्न गतिविधि, जहां भी आपको ये दिखे तो कोशिश कीजिए कि अच्छे से इसका अर्थ निकाल पाओ कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। आंसर आपको सही मिल जाएगा। यानी ध्वनि उच्चारण से संबंधित बच्चों को क्या कराना, विभिन्न गतिविधियां कराना। ठीक है, जब हम उन्हें ध्वनि उच्चारण से संबंधित विभिन्न गतिविधियां कराएंगे तो उनकी ध्वनि उच्चारण का क्या होगा, अभ्यास होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। 14 क्वेश्चन है हमारा, संक्षिप्त गद्यांशम अधिकृतेषु वाक्येषु रिक्त स्थान पूर्ति संबद्ध प्रश्नस्य मूल उद्देश्य अस्ति। देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, समझ में आ जाएगा कि एक संक्षिप्त गद्यांश है, उसमें क्या दे रखा है, वाक्यों की रिक्त स्थान पूर्ति से संबंधित प्रश्न देने के मूल उद्देश्य क्या होते हैं। मतलब जो गद्यांश होता है, आपने देखा होगा बुक्स वगैरह में, उससे रिलेटेड क्या दिए जाते हैं, वाक्य रिक्त स्थान पूर्ति संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, नूतन शब्द प्रयोग क्षमताया आकलन, यानी नए शब्दों के प्रयोग की क्षमता के आकलन के लिए। सारांश लेखन क्षमताया आकलन, कि बच्चे के सारांश लेखन की क्षमता का आकलन कर सके। वर्तनी इति योग्याया आकलनम, कि बच्चे की वर्तनी कितनी शुद्ध हुई है, कितनी अशुद्ध हुई है, उसका आकलन कर सके। या फिर अवबोधन क्षमताया आकलनम, मैंने क्या कहा था, अवबोध, तीसरा क्वेश्चन आ गया बोध से भी, यानी बच्चे की समझ का आकलन करने के लिए। बिल्कुल, जो संक्षिप्त गद्यांश में रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न दिए हुए होते हैं, क्यों दिए हुए होते हैं, कि बच्चे को पाठ कितना समझ में आया है ये जानने के लिए उन प्रश्नों को रखा जाता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तनी सॉरी सॉरी, इसका आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अवबोधन क्षमताया आकलनम, यानी बच्चे की समझ का, बोधन क्षमता का आकलन करने के लिए उन प्रश्नों को रखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है। भाषा अधिगम प्रक्रियायाम प्रायः छात्रा अस्ति अधिगत भाषाया उच्चारण संबद्धा विशिष्टा नियमा अस्या समस्याया समाधानार्थम किम आवश्यकम। इसमें ये कह रहे हैं कि भाषा अधिगम की प्रक्रिया में प्राय छात्र क्या करते हैं, अधिगत भाषा उच्चारण संबंधित विशिष्ट नियमों का पालन करते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए क्या आवश्यक है, कि हमें क्या करना है कि जो बच्चे हैं वो उच्चारण संबंधित त्रुटियां ना करें। ठीक है, कक्षायाम अंतः क्रियार्थम गतिविधिनां प्रयोगः, कि कक्षा में अंतः क्रिया, बच्चों की अंत्य क्रिया से रिलेटेड गतिविधियां कराई जाएं। परामर्श कस्य सहायेन विशिष्ट भाषिक चिकित्सा, उन्हें परामर्श दिया जाए। ठीक है, त्रुटि नाम सदैव संशोधनम, उनकी गलतियों का हमेशा संशोधन किया जाए। कक्षायाम उच्च स्वर सस्वर वाचनम, या कक्षा में उच्च स्वर में वाचन किया जाए। तो आप खुद देखो सबसे अच्छा क्या लग रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन लग रहा है। मैंने अभी बताया था गतिविधि, ये ऑप्शन भी बहुत अच्छा है। ए ऑप्शन बिल्कुल, कि कक्षा में अंतः क्रिया गतिविधि कराई जाए। ठीक है, कि बच्चे एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया कर सके,
उससे क्या होगा, बच्चे का उच्चारण शुद्ध होगा। इस समस्या से आपको समाधान मिल जाएगा, इस समस्या का आपको समाधान मिल जाएगा। ठीक है? क्या कराने से? कक्षा में अंतःक्रिया गतिविधियों का प्रयोग कराने से, कि बच्चे सहयोग में एक दूसरे का वर्क कर रहे हैं, ग्रुप वर्क कराना है आप लोगों को। ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, इसका बिल्कुल सही आंसर 15 का। चलिए, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। किसी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को डाउट हो तो आप वो कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो या समझ में ना आया हो। ठीक है? आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। टाटा, गुड बाय।